अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड कोर्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है CSS। CSS की डिमांड किस वजह से वो बता देता हूं। सबसे पहले CSS की डिमांड है उसकी एनिमेशन की वजह से, उसकी लाइब्रेरीज की वजह से, क्योंकि एनिमेशन ही क्लाइंट को एग्री करती है कि वेबसाइट कितनी क्रिएटिव है और कितनी क्रिएटिव नहीं है। ये सारी चीजें हमें CSS ही सिखाती है कि किस तरीके से वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कवर करने जा रहे हैं, यानी कि जो एनिमेशन, ट्रांजिशन और रिस्पॉन्सिवनेस की क्लासेस हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसके अंदर पीडीएफ में आपको देने वाला हूं जिसके अंदर HTML और CSS दोनों मिलेंगे। तो फिर देर किस चीज के स्टार्ट करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, जल्दी से सारे न्यू और पुराने व्यूअर्स मिलके सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी हो सके इस वीडियो पर, क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेस ला रहा हूं। तो आपसे ये डिमांड कर सकता हूं मैं कि इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दो, दिल खुश हो जाएगा। 1K लाइक हो जाए तो दिल खुश हो जाएगा, लेकिन ये सब आपके हाथ में। जितना शेयर करोगे उतने लाइक्स बढ़ेंगे। भाई जल्दी से करवा दो। तो स्टार्ट करते हैं। सो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS में बेसिकली आप सबको पता है कि एक HTML का स्ट्रक्चर होता है और उसको डिजाइन करते हैं, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ HTML वाले कोर्स के अंदर। नाउ हम लोग आते हैं अगर यहाँ पर, तो दराज की वेबसाइट मैंने आपके लिए खोल के रखी है। दराज की वेबसाइट पे मैंने क्या दिखाना है, मैंने आपको बताया था कि हर वेबसाइट के 3 पार्ट होते ही होते हैं। पहला हेडर, सेकंड पे बॉडी और थर्ड पे उसका आता है फुटर। ये 3 पार्ट जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है, एक वेबसाइट के। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ HTML के जरिए बनाते तो आप सबको पता है कि कैसी वेबसाइट बनती। ठीक है, इसमें जो कलरिंग हो रही है, इसमें जो इमेजेस अलाइन हुई हुई है, इसके अंदर जो एनिमेशन चल रही है, वो सब CSS के जरिए होती है, और इन सब चीजों को हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कहूंगा कि आपको मैं ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि इसके जरिए आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई CSS या HTML में मसला आए, तो इस PDF को ओपन करो और देख लो, इसमें A to Z सब कुछ है। और उसके अलावा हमने जो इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं वो ये हैं। एक तो ये है टोटल CSS के अंदर पहले आता है सेलेक्टर। सेलेक्टर का पता होना चाहिए आपको। सेलेक्टर के बाद आपको हम पढ़ाएंगे कलर। कलर के अंदर ही हमारे फॉन्ट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम अपना कवर करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर हम कवर करेंगे बॉर्डर, और उसके साथ साथ पैडिंग और मार्जिन भी कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, और ये बिल्कुल बेसिक है। इसके जरिए आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन वो एनिमेटेड नहीं होगी। और हम लोगों ने जो कहा था कि पूरी प्लेलिस्ट चलेगी, एडवांस में आपको एनिमेशन, ट्रांजिशन और बॉक्स शेडो पे एनिमेशन लगाना सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको रहने देंगे। इस वीडियो में सारे बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेलेक्टर, और इसको देखते हैं क्या काम करता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेलेक्टर। देखो पहले वाली 2 फाइलें यहाँ पर, एक इंडेक्स वाले में सारा HTML का काम हुआ जो कि मैंने आप सबको दिया था। ठीक है, अब CSS वाला काम करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, सिंपल HTML का सिंपल बेसिक सिंटैक्स लिखने के लिए हम क्या करते थे, HTML और सेकंड वाला ऑप्शन जो होता था उसके ऊपर क्लिक। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, नाउ इसके अंदर हमने CSS लगानी है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी फाइल को किसी और फाइल के साथ जोड़ना चाहेंगे, जैसे कि हमारे पास एंकर टैग के जरिए हम कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कंट्रोल स्पेस करना होगा, और हमारे पास जितनी भी फाइलें होंगी, इमेजेस के फोल्डर होंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन CSS की फाइल भी आ रही है, लेकिन इस तरीके से हम अपनी CSS की फाइल को लिंक नहीं करते। उसका तरीका अलग है। उसके लिए एक और टैग यूज होता है जिसका नाम होता है लिंक। लिंक के टैग के जरिए हम इसको जो है लिंक करेंगे, जो कि स्टाइल शीट मतलब CSS को लिंक करता है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल स्पेस करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारी CSS की फाइल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी, और हमने इसको कनेक्ट करवा देना है। ठीक है, नाउ हमारे पास HTML और CSS लिंक है। ठीक है, कुछ इमेजेस मैंने जो है ब्राउजर से उठाई हैं, और वो इमेजेस आपको बता दूंगा कैसे सेव की जाती है, और उसका तरीका वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, नाउ ये फाइल को लिंक करवा दिया। एक और चीज बतानी है, प्रीवियस कोर्स में यानी कि HTML के कोर्स के अंदर हमने क्या किया था, index.html के नाम से हमने एक्सटेंशन यूज की थी, लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। CSS में आपने रखनी होती है style.css। जरूरी नहीं कि आप स्टाइल ही दो,
स्टाइल की जगह पे कुछ और लिख दो, लेकिन डॉट CSS लाजमी आएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। जब आपको दो कॉन्सेप्ट कवर करवाती है तो अब हमारे पास आती है CSS का सिंटेक्स, यानी कि कैसे हम लोग CSS लगाते हैं, ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, ठीक है, H1 बनाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। अभी आप देख सकते हो कि मैंने पूरा H1 का टैग बनाया और वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको कलरफुल बनाया जाए, क्योंकि अगर मैं ब्राउजर पे अगर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ और उसके बाद यहाँ ब्राउजर पे आकर कंट्रोल V कर दूंगा, लेकिन ये हमारे पास कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, ब्लैक में। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ब्लैक में नहीं, इसको देखूं मैं रेड में, ठीक है। तो रेड में मैं कैसे देखूंगा, हमें लगानी होगी CSS, इसका कलर चेंज करना होगा, ठीक है। तो वो चेंज करने के लिए हम जाएंगे CSS पर। अब वो कैसे चेंज होगी, क्या मैं H1 के नाम से कॉल करूंगा इसको, और अगर इसी तरीके से मैं 6 H1 और बना देता हूं तो अब ये CSS कैसे लगेगी, क्योंकि मैं तो H1 ऊपर वाले H1 को मैंने रेड करना है, तो वो तो मैं नाम से कॉल करूंगा तो सारे H1 कॉल हो जाएंगे जितने भी मेरी फाइल में होंगे, तो सब रेड हो जाएंगे। तो ये तो गलत है ना। मुझे क्या करना होगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने सेलेक्टर को। सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर होता है कि हम लोग उसको टेम्परेरी एक नाम दे देते हैं, और टैग को टेम्परेरी एक नाम देते हैं और उस नाम के ऊपर हम CSS लगा देते हैं, ठीक है। जो भी हमने उसको प्रॉपर्टीज देनी होती है वो उस नाम के जरिए दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 किस्म के सेलेक्टर होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, लेकिन दूसरा होता है ID सेलेक्टर, यानी कि एक ID का टैग लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट टैग जो है हमारे पास H1 का, उसके अंदर ही हमारे पास ID का टैग लगेगा और उसके जरिए हम लोग जो है डिफरेंट नाम इनको जो है टेम्परेरी तौर पे दे सकते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी इसको हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ जावा स्क्रिप्ट और CSS में ज्यादातर ID को यूज किया जाता है, क्योंकि अब है एडवांस दौर और आधी से ज्यादा कंपनीज बूटस्ट्रैप पर काम कर रही होती है, तो वहां पर बूटस्ट्रैप पर टोटली काम क्लासेस पर होता है, तो क्लास सेलेक्टर भी होता है CSS का, लेकिन बूटस्ट्रैप की वजह से इतना यूज में वो नहीं आ पाता। कभी कोई नाम रिपीट हो जाए तो उसका बड़ा मसला बन जाता है, तो इसलिए क्लास सेलेक्टर बहुत कम ही यूज करते हैं, ID सेलेक्टर बहुत ज्यादा होता है। टैग सेलेक्टर भी नॉर्मल है, कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर ID सेलेक्टर का यूज होता है और यूनिवर्सल सेलेक्टर का, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो काम सबके एक ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा डिफरेंस है और वो मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे ही मैं काम करता जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाले को चेंज करना है, ये हटा देता हूँ नीचे वाले, तो यहाँ पर मैं नाम रखूंगा टेक्स्ट, ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इसका, ठीक है, मैंने नाम रख दिया इसका टेक्स्ट। अब CSS में आऊंगा, यहाँ पर ID वाले को कैसे कॉल करेंगे, देखिए अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर है तो वो हमारे पास ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है, ऐसे CSS लगाता है, उसका सिंटेक्स जो होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको जूम करते हैं थोड़ा, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो और अगर क्लास सेलेक्टर है तो डॉट यूज करते हैं उसके लिए, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। और अगर ID सेलेक्टर है तो हैश यूज करते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। और अगर टैग नेम सेलेक्टर है तो टैग जो होता है हमारे पास, जैसे कि H1 का टैग है तो H1 लिख के मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास 4 सेलेक्टर होते हैं। लेकिन H1 को ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर बड़े काम में मसला बन जाता है टैग सेलेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ID का। क्लास हम क्यों यूज नहीं कर सकते, बूटस्ट्रैप में मसला बन जाता है, तो इसको इसलिए यूज नहीं करेंगे। नाउ यूनिवर्सल सेलेक्टर और इसका काम है हमारा, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सल को भी हटा देते हैं, आगे काम पड़ेगा। नाउ ID के ऊपर काम करना है, तो ID के अंदर हमने कोई नाम देना होगा, यानी कि हमने क्या नाम रखा था, उसका नाम रखा था टेक्स्ट, तो ID की जगह हमने हैश का साइन लगाया और टेक्स्ट जो उसको नाम दिया था टेम्परेरी, वो हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी काम करूंगा वो उसके ऊपर कॉपी होता रहेगा, उसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। नाउ हमारे पास पहला काम था कलर चेंज करना, तो मैं जल्दी से कलर उसका कर देता हूँ रेड, और यहाँ जाकर देखते हैं तो ये रेड हो, ठीक है। सिंपल ये तरीका है, जो कलर चाहोगे वो कर दोगे, ठीक है। फॉन्ट भी हमारे इसके अंदर, तो रेड के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कोई अलग कलर लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, जूम हॉवर करो, सिर्फ हॉवर क्या होता है, सिर्फ एरो को यहाँ पर लेकर आओ और अपनी मर्जी से कलर को सेलेक्ट करो, जितना लाइट करना है जितना डार्क करना है करो, और जहां जैसा कलर करना है आपने वैसा कर दो, ठीक है। सिंपल है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ हमारे पास आते हैं फॉन्ट, क्योंकि टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सादा सा है, ठीक है। अब हमारे पास फॉन्ट क्या होते हैं, देखो इनके HTML और CSS में ज्यादातर चीजें आपने याद करनी होती है, ठीक है। जैसे कि टैग नेम आपने याद करने पड़ेंगे, जितने भी टैग होते हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, और CSS में जितने भी प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जैसे कलर है, कलर को याद करना कितना मुश्किल है, कलर लिखना है और उसके आगे ये खुद ही बता देगा आपको। उसी तरह हमने सिर्फ फॉन्ट लिखना है,
फॉन्ट लिखने के बाद हमें ये कुछ ऑप्शन देता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल और बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आपने सिर्फ इन 4 पे गौर करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल। बाकी सारे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये 4 इंपॉर्टेंट है तो इनको देखें, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या करता है, ठीक है, बेसिकली ये हमारे फॉन्ट साइज के ऊपर काम करता है, यानी कि टेक्स्ट को छोटा भी कर देगा, बड़ा भी कर देगा। जो H1 से लेकर H6 तक के टैग करते हैं वो एक लेवल तक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकता हूँ, यानी कि H1 से भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, देख रहे हो, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। और इसका कलर बहुत ज़्यादा चुभ रहा है तो ब्लैक ही कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरीके से एक काम हो सकता है हमारे पास, सही है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अपनी मर्जी से टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है फॉन्ट, F4 लिखा है मैंने, सिर्फ सारी चीज़ें ये मुझे बता रहा है, ठीक है। नाउ है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कुछ टेक्स्ट की फैमिली होती है, यानी कि अगर नॉर्मल जबान में देखिए, बिल्कुल सिंपल करके बताऊं तो राइटिंग कह लो इसको, ठीक है, कि राइटिंग आपकी कैसी है, डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे पास। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं टाइपिंग के, तो मेरे ख्याल में हम कोई से भी सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप सबको देख लेना, एक बार ट्राई करके आप लोग सबको देखना कौन सा सही है आपके लिए, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 भी इसलिए कर रहा हूँ, थोड़े से प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो वो आपको गौर से दिखे, ऐसा ना हो कि दूर दूर रहे, ठीक है। फॉन्ट साइज भी हो गया, फॉन्ट फैमिली भी हो गया। फॉन्ट के अंदर दोबारा आएंगे और वेट। फॉन्ट वेट क्या करता है, बोल्ड वाला काम करता है। जो बोल्ड कर रहा था, वैसे ही हमारा टेक्स्ट बहुत ज्यादा बोल्ड है तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसको यूज करो या फिर ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो बोल्ड का टैग लगाए बगैर इसके अंदर फॉन्ट वेट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है फॉन्ट के अंदर फॉन्ट स्टाइल। देखो, फॉन्ट स्टाइल हमारे पास इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। वो जो इटैलिक का टैग काम करता था वो बेसिकली यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कर रहा है, ठीक है। सिंपल, बहुत आसान है, फॉन्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, बस यही था फॉन्ट में। बाकी चीजें एडवांस में वो सब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अभी जो बेसिक है वो कवर करनी है हमने। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट, तो उनको करते करते आप लोग इसके अंदर काफी माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 चीजें तो कवर हो गई हैं, एक कलर और एक फॉन्ट। अब रह गई बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज मैंने जो है यहाँ पर ली हुई थी और सेलेक्ट की हुई थी। ये इमेज मेरे पास है, लेकिन मैं आपको एक बार जो है यहाँ से दिखा देता हूँ कैसे बैकग्राउंड इमेज सेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करूंगा, जो मुझे अच्छी लगेगी वो इमेज में यहाँ से कैच कर लूंगा। तो और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो, कभी भी आपने हाई रेजोल्यूशन पिक्चर अगर लेनी है यहाँ से गूगल से, तो मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ। ये जो नंबर आ रहे हैं ना कॉर्नर में, 625 और 358, कोशिश किया करो ये दोनों नंबर 1000 से ऊपर हो, तो आपकी इमेज की जो रेजोल्यूशन होगा, दिखने में जो आपकी इमेज होगी उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, ठीक है, वरना पिक्सल्स का मसला आता है। तो हमारे पास ये तो 625 में, लेकिन ये भी चल जाएगी अगर आप इसको सही करके लगाओ। हम देखते हैं, ये हमारे पास देख लो आप 1920 और 1200, ये बेहतरीन इमेज है और इसके पिक्सल नहीं खराब होंगे, ठीक है। लेकिन एक हद तक हमने इसको रखना होगा कि ये ना करें कि पूरे ब्राउजर पे फैला दें उसको, जब तो पिक्सल खराब होने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसके ऊपर राइट क्लिक किया और सेव इमेजेस का ऑप्शन आया, सेव इमेजेस सामने ही आता है, इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास यहाँ ले आया है डायलॉग बॉक्स। अब हमने सेलेक्ट करना है कहाँ पर हमने ये सेव करवानी है, ठीक है। मेरे पास एक यूट्यूब का फोल्डर है और उसके अंदर CSS कंप्लीट कोर्स का फोल्डर है, तो यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको सेव करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेव हो गई। नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो नाम रखना है मैं रख लेता हूँ 1 के नाम से सेव हो गई, ठीक है। नाउ हमने करना है थोड़ा सा काम, इसको जरा सा जो है हम कंट्रोल क्वेश्चन मार्क यानी कि इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इमेज लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाने, तो मैंने कहीं ना कहीं तो इमेज लगानी है, ठीक है। H1 पे तो लगा नहीं सकता, तो मेरे पास बॉडी का टैग है, पूरी बॉडी पर मैं एक इमेज लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको या तो ID दे देनी है या फिर मैं इसके नाम से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। टैग नेम यूज करते हैं और उसके जरिए हम इमेज लगाते हैं, ठीक है। बॉडी में यहाँ पर लिखूंगा, ये टैग नेम आ गया और यहाँ पर हमने इमेज लगाना शुरू कर दी। बैकग्राउंड इमेज का इसका कीवर्ड यूज होता है और इसके अंदर हमने इंटर करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। नाउ यहाँ पर आपने URL लिखना है, URL के बाद आपने एक सिंगल कोट्स लगाना है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करके अपनी इमेजेस के फोल्डर में आना है और जो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लें। 1 के नाम से मैंने इमेज सेव की थी, तो वो मैंने सेलेक्ट की और उसके बाद मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको देखता हूँ कि कैसा काम कर रही है, ठीक है। तो आपके सामने भाई बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरी बात वही आई कि मैंने आपको कहा था
ऐसी इमेज उठाओ जो कि 1000 से ऊपर हो और बिल्कुल क्लियर पिक्सल आएंगे, ठीक है, तो क्लियर है, ठीक है। नाउ हमारे पास सेकंड स्टेप है इसके अंदर कि अब इस इमेज को हमने थोड़ा सा साइज में लेकर आना पड़ेगा। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि खराब इमेज आ जाती है, मैं कर लेता हूँ इसको खराब, ये इमेज हटाते हैं, हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ये इमेज है तो इसको देखते हैं तो ये खराब आएगी, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल आर देख रहे हो, पूरी खराब जा रही है नीचे से और ऊपर से, तो इसको थोड़ा सेट करेंगे हम। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने पहले ये लिख लिया और देख लो URL लिखना है, एक सिंगल कोट्स लगाना है इमेजेस के कंट्रोल स्पेस से इमेजेस के अंदर, फिर अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इसका बैकग्राउंड को साइज में लाना है, यानी कि बैकग्राउंड का इसका साइज सही करते हैं हम। साइज के बैकग्राउंड साइज का हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एंटर करूंगा तो 100% और नेक्स्ट 100%, यानी कि बैकग्राउंड की विड्थ और हाइट जो है वो 100% कर दो दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये हमने एंटर किया तो इतनी छोटी कर दी इसने, ठीक है। अभी इसने क्या किया, देखो हम लोगों ने विड्थ तो 100% कर ली, लेकिन हमने हाइट क्या की, हाइट भी 100% की। हाइट कभी भी परसेंटेज में नहीं आती, px में आती है, और px भी हमने तकरीबन इसको 600 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज अभी हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये जो बार बार रिपीट हो रही है पहले हमने इसको बंद करना पड़ेगा। 1 से 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रही है, तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड और यहाँ आ रहा है रिपीट, हम टाइप करेंगे नो रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। अब इसको थोड़ा सेट करना है, तो इसकी विड्थ तो हमारे पास सही है, लेकिन एक बार विड्थ हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर विड्थ देते हैं 100% और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर हाइट। हाइट भी हमारी होगी तकरीबन 400-500 px कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बेहतर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल आर करेंगे थोड़ा सा और, तो 600 पे ले आते हैं हम इसको। यहाँ पर अब ये फिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो, सॉरी हट गया, यहाँ पर ये फिट आ गई, ठीक है ना। इसको हमने वापसी अपनी पुराने वाली इमेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से वाइट हो रहा है और यहाँ से जो है हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है। तो ऐसे तो इमेज नहीं लगती, आपको दराज की वेबसाइट में ये नीचे जो है स्क्रॉल बार दिखेगा नहीं है, साइड में है लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि हमेशा आपको साइड में दिखेगा, तो ये नीचे क्यों आ रहा है। वजह यह है कि ब्राउजर में डिफॉल्ट कोई भी इमेज अगर आप लगाओगे तो उसके अंदर उसने ये कंडीशन लगाई होती है कि आपकी जो इमेज है वो फिट नहीं आएगी, और उसको हमने फिट करने के लिए एक काम करना होता है, वो होता है हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम। तो यहाँ पर स्टार और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पर हम करेंगे कि मार्जिन 0 और पैडिंग 0। मार्जिन और पैडिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लो कि मैंने ये बिल्कुल ही बोल दिया इसको कि भाई पूरा 0 कर दो, जो आपने थोड़ा बहुत गैप दिया हुआ है वो बिल्कुल से खत्म कर दो। तो भाई अब देखो कि बिल्कुल सही आ रही है और बिल्कुल क्लीन आ रही है, ठीक है ना। हम टेक्स्ट के ऊपर जो CSS थी वो जरा हटाते हैं, ठीक है, और यानी कि लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर इसको अनकमेंट करा और ये हमारे पास कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या काम कर रहा है, बैकग्राउंड इमेज का। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया। अब ये सवाल आता है कि बैकग्राउंड इमेज और फोरग्राउंड इमेज में फर्क क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल स्पेस करके कोई भी इमेज में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इमेजेस, और हमने लगा दी ये वाली, ठीक है। नाउ हमने इसको विड्थ दी और हाइट दी। विड्थ हम देते हैं इसको 50% और हाइट दे देते हैं हम इसको 250 देते हैं और px में, और यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या हाल है इसके। तो आप देखो ये इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये फायदा होता है बैकग्राउंड इमेज का कि आप उसके ऊपर मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो, पीछे कोई भी बैकग्राउंड डाल के, कोई कलरफुल ब्लैक में, ब्लू में, ग्रीन में, ग्रेडियंट में, जो भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे वो यहाँ से उठाओ, यहाँ पर डालो पीछे और कुछ भी बना दो, ठीक है। तो वेबसाइट हम बनाएंगे, फिलहाल मैं आपको सिंपल से ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि ये वेबसाइट बन रही है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है ना। इसको वापसी हटा दिया मैंने और यहाँ पर CSS में देखो तो CSS में भी हमने बैकग्राउंड इमेज कवर कर लिया ना। फ्लेक्स बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि CSS में एक फ्लेक्स बॉक्स को फॉलो किया जाता है। हमें टोटल ब्राउजर पे, जो हमारा ब्राउजर है, जब हम CSS यूज करते हैं तो हमें टोटल 8 रोज का स्पेस मिलता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर दिखा रहा है कि ये टोटल 8 रोज है, 2 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, ठीक है। 6 ये हो गए और 7 8। तो हम इस तरीके से अपनी इमेजेस, अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं कि 3 बड़े बड़े आइटम यहाँ पर आ गए और छोटी सा आइटम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको यही बताया था कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हम इमेजेस एक ही लाइन में डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। इमेजेस की क्वालिटी भी ख़राब होगी और उसके बाद इमेजेस जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप भी होंगी, लेकिन हमने जो है उसको अलाइन करने के लिए मैक्सिमम
8 इमेजेस हम एक लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है। और 9 को अगर ऐड करना चाहेंगे तो वो नीचे आएगी, ठीक है। तो ये CSS का रूल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया था, हमने पहले बैकग्राउंड लगाए थे, तो एक स्क्रॉल बार जो आया था वो इसी वजह से आया था कि हमने उसकी विड्थ इसकी क्वांटिटी से ज्यादा बता दी थी, यानी कि इसको स्पेस मिला है 8 रो का, ठीक है। तो ये अभी पूरे 8 रोज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 2 रोज बढ़ा देता हूं तो ये इमेज आउट ऑफ द बॉक्स जाएगी, यानी कि ब्राउजर के ऊपर स्क्रॉल बार ले आएगी, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है हमारे पास इररिस्पॉन्सिव है। तो सिंपल सी बात है। और आगे हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन। ये आखिरी हमारे पास बेसिकली बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या करता है, उसके लिए हमने एक जो है हमारे पास डिफ बनाना जरूरी है। डिफ बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। डिफ कुछ इस तरह काम करता है जैसे कि इमेज बनी हुई है, इसी तरीके का एक डब्बा होता है, ठीक है। उसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो कलर डालना चाहे, जो चीज करना चाहे वो कर सकते हैं, जो टेक्स्ट डालना चाहे वो डाल सकते हैं, जो इमेज लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने लगाई है आपके सामने ये मीजान वाली, तो ये पूरा डिफ बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक इन्होंने इमेज लगाई, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, थोड़ा सा रेड लिखे, ठीक है। तो यही काम होता है डिफ का कि अपने अंदर चीजों को स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डिफ बनाऊंगा और उसको एक क्लास दूंगा। अब क्लास जब सारे सिलेक्टर यूज कर लिए हैं तो क्लास को भी हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम दे देंगे कि div1, ठीक है। तो ये हमारी क्लास का नाम है और इसको हम CSS में कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट लगाया, डॉट के जरिए कॉल की जाती है। div1 लिखा मैंने और आगे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आगे हमने लिखना शुरू करना है div1 की। पहले तो कलर बताना है, इसका कलर क्या होगा, ठीक है। मैंने बता दिया भाई इसका कलर होगा बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं हम, तो और आसानी हो जाएगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर है ना इसके बैकग्राउंड, क्योंकि एक डब्बा है, डब्बे का फोरग्राउंड जब बनेगा जब उसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं तो इसका बैकग्राउंड दिखना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक ही करते हैं हम लोग क्योंकि ब्लैक इमेज है। नाउ हमारे पास आगे है विड्थ और हाइट, इस डब्बे की विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो विड्थ मैं बताता हूँ इसकी होगी 50% जो कि इमेज की बताई थी, और हाइट भी इमेज वाली ही होगी। कंट्रोल R करेंगे तो यहाँ पर ठीक इमेज की जगह पे डिव आ गया है, ठीक है। वजह क्या है, मैंने इमेज हटा दी है इसलिए ये आया है, ठीक है। इमेज यहाँ पर जो थी वो मैंने हटा दी और डिव लगाया उसकी जगह पे, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देता तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि हमारे पास ये डिव है यहाँ, ठीक है। कहाँ है डिव, आपको दिख रहा है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिव है, एक डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसको हम पहचानने के लिए यहाँ पर देंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या होते हैं? बाउंड्रीज, ठीक है, जो कॉर्नर्स में हमारे होती है, ठीक है। तो बॉर्डर हम यहाँ पर देंगे अपनी मर्जी से, हम 5px का देंगे और उसके बाद उसका कलर बताएंगे ब्लैक ताकि वो दिखने में आए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक और चीज देते हैं, उसको बॉर्डर के नाम से कॉल करते हैं और बॉर्डर हम लोग डॉटेड या डबल देते हैं। डॉटेड में क्या होता है, वो डॉट डॉट बन के आ रहा होता है, और डबल में क्या होता है, वो डबल लाइन बन के आ रही होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ तो हमें अब ये दिखेगा कि डबल लाइन आ रही है यहाँ पर, ये बॉर्डर है हमारा, ठीक है। तो सिंपल ये तरीका है। नाउ एक और चीज है इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉक्स शेडो को अभी छोड़ दो, बॉक्स शेडो में आपको वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। बॉर्डर रेडियस में हम लोगों ने कुछ रेडियस बताने होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 50%, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 50% में परसेंटेज में दिया नहीं जाता, px में दिया जाता है, लेकिन जब हम परसेंटेज का यूज करेंगे तो इसका बॉर्डर एक ओवल का शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको px में देता हूँ 2 बार, ठीक है, यानी कि 2 बार, मैं आपको समझाता हूँ क्यों दे रहा हूँ मैं। ये px में दिया मैंने और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 2 बार px में दिया मैंने, कंट्रोल R करूंगा तो ये हर तरफ से हमारे पास कैसा हो गया, राउंड हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से हम लोग इसको राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज में करना चाहे वो कर लें, अगर थोड़ा सा राउंड करना है तो वो कर ले, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसका कलर जो है हम बैकग्राउंड से हटाते हैं और ये हो गया खत्म। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है, इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह है, ठीक है। नाउ हमने इसके अंदर पढ़ना है कि मार्जिन और पैडिंग होता क्या है। मार्जिन और पैडिंग बेसिकली हमारे पास स्पेस के लिए काम करते हैं। स्पेस क्या होता है, पैडिंग में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन लिख के मैं यहाँ पर 50% करता हूँ, ठीक है। 50% करके मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा ये बिल्कुल ही नीचे चले गया। वजह क्या थी, मार्जिन में ये होता है कि बाहर जितना भी है ना, इसके ये पूरा बॉक्स है और इसके बाहर जितना भी स्पेस है वो हर तरफ से 50% में आ जाए, यानी कि ऊपर से भी, नीचे से भी, साइड से भी, ठीक है, हर तरफ से वो 50% में आ जाए। लेकिन ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि मार्जिन मैंने लिखा और मार्जिन के आगे टॉप आता है, मार्जिन टॉप कर दिया तो ये सिर्फ टॉप से जो है 50% पे होगा और बाकी जगहों से नहीं होगा, ऊपर था नीचे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंट जगहों पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये भी ना चाहूँ और चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन बॉटम, इसको वापसी ऊपर ले जाएंगे और
ये बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, देख रहे हो बिल्कुल ही ऊपर चले गया। नाउ हम लोग अगर ये भी ना करना चाहे तो एक और हल है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट राइट पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम देखें पैडिंग को, तो पैडिंग हमारे पास क्या करती है, पैडिंग हम देंगे और 50% ही देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर चेक करते हैं, देखो पैडिंग से ये पूरा जो है बड़ा हो गया। अब ये क्या हुआ, पैडिंग ने अंदर से काम किया है, जितना भी अंदर का साइज होता है ना वो चारों तरफ से बड़ा कर दी है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कितना बड़ा कर दिया, पूरा जो है खराब कर दिया इसने। ठीक है, 50% यहाँ से मार्जिन पैडिंग हर तरफ से, तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो टॉप दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ टॉप से पैडिंग 50% होगा, ऊपर से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से चलता हुआ नीचे आ गया, यानी कि सेंटर से स्टार्ट करता है, सेंटर से ऊपर से टॉप आ रहा है तो सेंटर इसका यहाँ पर आ जाएगा, अगर नीचे से आ रहा है तो सेंटर इसका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो अब मैं ट्राई करता हूँ बॉटम। तो इसी तरह ये हमारे पास बॉटम से गैप आ रहा है, और अब इसका जो सर्किल एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया। पहले ये नीचे था और अब ये ऊपर आ गया, क्योंकि बॉटम से गैप मिल रहा है। असल जो पॉइंट है वो ये है, इसके नीचे जितना भी स्पेस आ रहा है वो सारा बॉटम का है, और अगर मैं यहाँ पर पैडिंग मार्जिन दोनों हटा दूं तो ये बिल्कुल पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो असल पॉइंट यही था, वो नीचे से बढ़ रहा था और वो ऊपर से बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये फर्क है। बाकी अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इतना सब कुछ आ जाता है, तो आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। और वेबसाइट में हमने अलाइनमेंट करनी होती है, थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग का ज़्यादा यूज होता है, हम लोग जगहों पे सेट करते हैं इमेजेस को। थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है इमेजेस की, कि इमेजेस आपने सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको इमेजेस अच्छे से उठानी पड़ती हैं। मैंने आपको एक बड़ा अच्छा क्लू बता दिया कि इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए आप देखा करो कि उसके पिक्सल क्या है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है 1920 1000 से ऊपर होंगे दोनों तो बेहतरीन है। ठीक है, 1000 से कम है तो वो पिक्सल खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया करो। ना आपके पास बेसिक CSS तो आ चुकी है, तो फिलहाल इसको बस यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे पास चलती रहेगी CSS, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी बूटस्ट्रैप और Tailwind CSS पे होने वाली। सो होपफुल हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और CSS का कंप्लीट कोर्स समझ में आ गया होगा। नाउ ये सारी बेसिक्स वगैरह हमने खत्म कर दी हैं। नाउ अब कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए चलने वाले हैं। इनके बूटस्ट्रैप एक प्लेलिस्ट चलेगी, Tailwind CSS एक जगह पे चलेगी, और CSS की एनिमेशन एक जगह पे होंगी, यानी कि 3 प्लेलिस्ट एक साथ चलेंगी, और तीनों चीजें आप सीखते जाओगे इन एडवांस। और इन सबको सीख लोगे तो भाई बहुत ही क्रिएटिव वेबसाइट आप सब बना सकते हो। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए टेलीग्राम पर आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, आपके साथ में क्विज भी करने वाला हूं जो कि यूट्यूब पर भी आएगा। यूट्यूब पर मैं आपके लिए पोल क्रिएट करूंगा और वहां पर आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे क्विज वाले, उसमें आपको कमेंट के अंदर मेरे आंसर तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपने ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कौन सा वाला सही है। और अगर एजुकेशन माहौल चाहिए तो भाई आपको ये कहूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कंप्लीट एजुकेशन एनवायरनमेंट मिलेगा। वहां पर सारे क्विज़, सारे असाइनमेंट, सारे प्रोजेक्ट चेक किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, एरर रिजॉल्व किए जाएंगे, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। उसके बाद वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, मिस हो गई तो आपका नुकसान होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।